सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पावर आईएएस। माय नेम इज रुपेश एंड जैसा आप सबको पता है, हमने अभी स्टार्ट किया हुआ है पॉलिटी का लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज, जिसमें हम हर एक दिन एक चैप्टर को कवर अप करते चल रहे हैं। उससे रिलेटेड सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा रहे हैं। अभी हमने पिछला एक वीडियो डाला था जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन के सारे क्वेश्चन लगाए थे जो यूपीएससी ने पिछले साल में पूछे गए थे। राइट, द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज कि जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाते हैं तो जो रिपीटेड थीम्स है, जहां से यूपीएससी हर साल क्वेश्चन रिपीट करता है, उस थीम को हम कवर अप करते चलेंगे, जिसके कारण बाई एंड लार्ज प्रीलिम्स के एग्जाम तक हमारे सारे थीम्स कवर हो चुके होंगे। लेट मी टेल दिस टू एवरी वन ऑफ यू, इसी क्लास में इसी चैनल पे मैं आपको प्रीलिम्स के अगले दिन दिखाऊंगा कि इन थीम्स रिलेटेड यूपीएससी ने 2025 में कितने क्वेश्चन रिपीट किए। क्योंकि आप पिछले 20 साल का क्वेश्चन उठा लो, यूपीएससी का कुछ पर्टिकुलर थीम है जहां से यूपीएससी हर साल क्वेश्चन बनाता है। अगर मैं बात करूं पॉलिटी में तो फंडामेंटल राइट वो थीम है। राइट, प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ थिंग, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, अमेंडमेंट, पार्लियामेंट, ये सब थीम्स है। कुछ भी हो जाए इसको करके चलना है और इन पर्टिकुलर थीम को हम इन वीडियोस में कवर अप करेंगे एक एक करके। सेकंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अभी हमने एंशिएंट इंडिया को 8 पर्टिकुलर वीडियोस में पूरा थीम कवर अप किया पीवाईक्यू के साथ। अगर आप नए हैं, यू कैन डेफिनेटली गो एंड वॉच आउट दैट प्लेलिस्ट, जिसमें पूरा का पूरा एंशिएंट इंडिया हमने कवर अप कराया हुआ है। एनीवेज, स्टार्टिंग ऑफ द सेशन, सबसे पहला क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स का 2024 का आपके स्क्रीन के सामने है। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑन दी रिट ऑफ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन रिट के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले आप ये समझो रिट वर्ड मतलब क्या होता है। तो रिट वर्ड कहीं ना कहीं एक लीगल ऑर्डर होता है जो कोर्ट निकालती है, दैट्स कॉल्ड द रिट, है ना। अगर मैं बोलूं सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल से रिट निकालती है, तो आप बोलोगे सर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में रिट ऑर्डर पास करती है। हाई कोर्ट आर्टिकल 226 से रिट जारी करती है। बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज एन ऑर्डर इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू। अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट प्रोहिबिशन का रिट जारी करती है तो वो किसको करते हैं। तो प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, किसी को रोकना। टू प्रोहिबिट समबडी, यही होता है ना प्रोहिबिशन। अब ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है, अ गवर्नमेंट ऑफिशियल प्रोहिबिटिंग हिम फ्रॉम टेकिंग अ पर्टिकुलर एक्शन। तो ये प्रोहिबिट वर्ड देख के लगेगा सही बात है। चलो अगर नहीं क्लियर है तो आगे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, द पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबली टू पास अ लॉ ऑफ प्रोहिबिशन। ये तो सीधा सीधा गलत है कि कोई प्रोहिबिशन के लॉ को पास करने के लिए, दैट इज नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज प्रोहिबिशन का मतलब है रोकना। ये यहाँ पे प्रमोट कर रहा है पार्लियामेंट को, तो इस वर्ड के अपोजिट जा रहा है। नेक्स्ट क्या बोला है, द लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग इन अ केस। हम लोअर कोर्ट को रोक रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर केस में क्या कंटिन्यू ना करे, रोकने की बात हो रही है। चलो आगे चलते हैं। द गवर्नमेंट प्रोहिबिटिंग इट फ्रॉम फॉलोइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी। गवर्नमेंट जो प्रोहिबिट कर रही है कि हमें कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी नहीं फॉलो करना चाहिए। सिंपल सी बात है, जब भी प्रोहिबिशन का रिट जारी किया जाता है तो जो ऊपर वाली कोर्ट है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट को अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सीड करने से रोकने के लिए पास करते हैं। सो द करेक्ट आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। क्या लिखा हुआ है, द लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग इन अ केस, मतलब लोअर कोर्ट को प्रोहिबिट किया जा रहा है, रोका जा रहा है कि आप उस केस को कंटिन्यू नहीं करेंगे। यही लिखा हुआ है, प्रोहिबिशन मींस टू फॉरबिड व्हिच इज अ रीट इशूड बाय हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट। जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को रोकने के लिए पर्टिकुलर रीट को जुरिस्डिक्शन को पास करता है, जिसमें ये पता चलता है कि लोअर कोर्ट कहीं ना कहीं अपने पावर से ज्यादा अपने पावर्स को इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, देखो आज के सेशन के बाद में ना जितने भी क्वेश्चन सही होंगे कमेंट बॉक्स में बताना सर मेरे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इससे क्या है कि आपको भी पता चलेगा कि आपका क्या लेवल है, कितना स्टेटस चलते जा रहा है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, अभी कल मैं मिडिवल इंडिया का पूरा वन शॉट वीडियो डालूंगा, मतलब 1.5 घंटे में पूरा मिडिवल कंप्लीट कराऊंगा। अगर आपका मिडिवल स्क्रैच से स्टार्ट करना है, फिर बिग जीरो ऑन दिस मिडिवल, तो भी आप जाकर के उस वीडियो को रेफर करोगे, जो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं वहां से लग जाएंगे, क्योंकि उसमें भी हम पर्टिकुलर थीम को ही कवर करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यूपीएससी में 2023 में पूछा हुआ है क्वेश्चन, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज वाइडली बिलीव्ड टू बी इनेक्टेड टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। कौन सा ऐसा संविधान में संशोधन किया गया जो कहीं ना कहीं जुडिशियल इंटरप्रिटेशन को रोकने के लिए फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड। इसका सही आंसर है द फर्स्ट अमेंडमेंट। कब हुआ ये, 1951 में। जिनको नहीं पता, लेट मी टेल दिस टू एवरीवन ऑफ यू, यही फर्स्ट अमेंडमेंट है जिसमें हमने 9th शेड्यूल को ऐड किया हुआ है, जिसमें कहा गया 9th शेड्यूल में क्या, अगर हम किसी भी चीज को डालते हैं तो जुडिशरी उसमें नहीं जा सकता। फिर इसका एक कट ऑफ डेट डाला गया कि केशवानंद भारती केस के पहले जो भी चीज को 9th शेड्यूल में डाला गया उसमें कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगा, लेकिन केशवानंद भारती केस के बाद में, दैट इज ऑन अप्रैल 1923 के बाद के जो भी केसेस इसके अंदर डाले जाएंगे उसमें कोर्ट इंटरवीन कर सकता है। उसमें कोर्ट क्या कर सकता है,
कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं अपने जजमेंट्स दे सकता है, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, ठीक है। तो ये केशवानंद भारती केस को क्यों लिया गया था लैंडमार्क, बिकॉज कहीं ना कहीं उससे हमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में पता चलता है। आई थिंक आप सबने इसके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। चलो, जिनको भी दिक्कत है इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में मैंने डाल दिया, अगर आप चाहते हैं पीडीएफ को डाउनलोड करके इसके सॉल्यूशंस को रिवाइज करना वो भी कर सकते हैं। और आज की क्लास के एंड में मैं बताऊंगा कि देखो एक फंडामेंटल राइट से कितने बार थीम्स पे क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सो दैट यू विल हैव अ आइडिया कि एक ही थीम पे बार बार क्वेश्चन पूछा है, तो इस बार भी क्या क्वेश्चन आने वाला है। जस्ट हैव सम पेशेंस, लास्ट में अपन सब करेंगे, ठीक है। क्या लिखा हुआ देखो, फिर रीड के ऊपर में क्वेश्चन आया, पहला क्वेश्चन रीड के ऊपर में था, तीसरा क्वेश्चन फिर रीड के ऊपर आया, तो क्या इंपॉर्टेंट है, रिट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सुप्रीम कोर्ट का रिट आर्टिकल 32, इसके अंदर में मैंडेमस, क्यू वारंटो, हैबीज कॉर्पस, प्रोहिबिशन, जितने भी रिट्स हैं सब देख करके जाना, इस साल फिर रिपीट हो सकता है, हर दूसरे साल रिट का क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। देखो क्या दिया हुआ है कि मैंडेमस विल नॉट लाई। पहली बात तो मैंडेमस का मतलब क्या होता है, मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, मतलब जब कोर्ट कमांड दे रहा है, वी कमांड, दैट इज कॉल्ड द मैंडेमस। अब क्या लिखा हुआ है, मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज इंटरेस्टेड विद पब्लिक ड्यूटी। बात सही है भाई, आप कमांड का ऑर्डर कैसे किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पे दे सकते हो, अगर वो पब्लिक ड्यूटी से इनकॉर्पोरेटेड है, गवर्नमेंट की एजेंसी है, तब आप उसमें मैंडेमस लगाओ ना। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पे आप रैंडमली कैसे मैंडेमस लगा सकते हो, राइट। तो ये ऑप्शन आपका सही है। सेकंड है, मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट द कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी। ये गलत हो गया, अगर कोई कंपनी गवर्नमेंट की कंपनी है तब तो आप उस पर मैंडेमस लगा सकते हो ना। मैंडेमस आप उस पर नहीं लगा सकते जो गवर्नमेंट की कंपनी नहीं है। कोई प्राइवेट कंपनी के ऊपर आप कैसे कमांड दे सकते हो। अब आप ये बोलो कि आप एक प्राइवेट कंपनी है, तो हम गवर्नमेंट कंपनीज में जो एग्जाम लेते हैं उसमें हम रिजर्वेशन देते हैं, तो आप प्राइवेट कंपनी हो तो आप भी रिजर्वेशन दो, हाउ इज इट पॉसिबल, राइट। गवर्नमेंट का काम अलग है, गवर्नमेंट कल्याण काम को करती है, वेलफेयर काम करती है, प्राइवेट इज देयर टू मेक बिजनेस। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है, एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी पिटिशनर टू मूव द कोर्ट टू ऑब्टेन रिट ऑफ क्यू वारंट। ये बात भी सही है, कोई भी इंसान क्यू वारंटो रिट को जारी करा सकता है, जरूरत नहीं है कि अगर वो एक्यूज है या फिर वो सफर कर रहा है, विक्टिम है, तभी वो रिट जारी करे, कोई भी करा सकता है। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, सो स्टेटमेंट 1 and 3 इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। देखो ये वीडियोस जो मैं करा रहा हूं ना, मैं आपको इनमें कोर कंटेंट पढ़ा रहा हूं, मैं पहले इस चीज को बता दूं, राइट। वीडियो स्टार्ट होते हैं, आई एम टीचिंग यू द कोर कंटेंट। यहाँ पे आपको मिर्च मसाला नहीं पढ़ा रहा, एलिमिनेशन नहीं पढ़ा रहा, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर कंटेंट पे कमांड है ना तो ही ये सारी चीजें हेल्प करती है। आप पहले ही ट्रिक्स एंड टेक्निक्स पढ़ने, एलिमिनेशन की वीडियोस खोल लो और आपका कंटेंट ही कमांड में नहीं है, तो प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, क्योंकि ये सफर मैंने खुद अपने प्रीवियस अटेम्प्ट्स में किए हुए। सो द फर्स्ट थिंग इज हैव अ गुड कमांड ओवर द कंटेंट, इसके बाद आप ट्रिक्स एंड टेक्निक्स एंड एलिमिनेशन देखो, राइट। लेकिन पहला काम करो कंटेंट पे कमांड बनाओ, राइट। ट्रिक्स एंड टेक्निक्स एलिमिनेशन भी करेंगे पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन से, लेकिन सबसे पहला प्रीलिम्स निकालने में आपको मदद करेगा दैट इज द कंटेंट। 44 क्वेश्चन सही एग्जाम निकालने के लिए, 88 मार्क्स पे जनरल कैटेगरी में एग्जाम निकल रहा है, कंटेंट पे अच्छा कमांड निकल जाएगा प्रीलिम्स, दैट इज फॉर श्योर, है ना। चलो आगे चलते अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 का प्रीलिम्स का, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। किसको लेकर के आइए, तो भारत रत्न और पद्मा अवार्ड को लेकर के प्रीलिम्स से पूछा हुआ है। देखो क्या बोल रहा है, दैट भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड आर टाइटल अंडर आर्टिकल 18(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 18(1) के अंदर में भारत रत्न पद्मा अवार्ड, ये क्या टाइटल्स के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेट मी टेल दिस टू एवरी वन ऑफ यू, आपका आर्टिकल 18 बोलता है कि आप किसी भी प्रकार का टाइटल्स या उपाधि का इस्तेमाल नहीं कर सकते, दो एक्सेप्शन है, मिलिट्री टाइटल यूज कर सकते और इसके साथ डिफेंस के टाइटल्स को यूज कर सकते हो, राइट। लेकिन एक चीज याद रखना, जितने भी अवार्ड्स मिलते हैं, भारत रत्न या पद्मा अवार्ड, ये आर्टिकल 18 की श्रेणी में नहीं आते हैं, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन आर्टिकल 18, राइट। तो ऐसे क्या लिखा हुआ है, दे आर अंडर दिस आर्टिकल, नो दे आर नॉट अंडर दिस आर्टिकल, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है, पद्मा अवार्ड्स व्हिच वर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954 वर सस्पेंडेड ओनली वंस। देखो ये वर्ड आ गया ना, ओनली वंस सस्पेंडेड, ओनली ट्वाइस सस्पेंडेड, यहाँ पे यूपीएससी ट्रैप कर सकता है। इसके अलावा यूपीएससी ईयर्स पे ट्रैप करता है, 54 की जगह 74 हो सकता है, 84 हो सकता है, सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे ईयर गलत है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड इज रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 5, ये भी गलत है, 5 लोगों तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं, एज एन व्हाट आई नो लगभग 3 लोगों तक ही रिस्ट्रिक्ट किया गया हुआ है। वी कैन डेफिनेटली गो एंड चेक ओवर दैट। तो आपके तीनों के तीनों ऑप्शंस क्या है, गलत है। अब पूछा क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, कौन से गलत ऑप्शंस, ऑब्वियस सी बात है तीनों गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्वेश्चन कैसे हमने सॉल्व किया, पहला ऑप्शन आप टिक करोगे अपने
नॉलेज के बेसिस पे। लेकिन उसके बाद इन ऑप्शंस को आप टिक करोगे ऑन द बेसिस ऑफ पीवाईक्यू एनालिसिस, जहां पे वो अपने फैक्ट्स को गलत करता है यूपीएससी, राइट। तो ऐसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, राइट। चलो आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, यूपीएससी फेवरेट इज दिस, यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में पूछा हुआ है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। इंडिया में राइट टू प्रॉपर्टी का क्या है पोजीशन। तो आपको याद होगा पहले राइट टू प्रॉपर्टी कौन से में था, राइट टू प्रॉपर्टी वाज अंडर आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में था, आर्टिकल 31 में था। बाद में इसको हटा दिया गया। कब हटाया गया, तो जब 44वां संशोधन हुआ, राइट। कब, 1978 में। और इसको क्या बना दिया गया, इसको बना दिया गया लीगल राइट। क्या बना दिया गया इसको, इसको लीगल राइट बना दिया गया। जिनको नहीं पता है, राइट, कौन से आर्टिकल में डाला गया, 300A में डाला गया हुआ है, राइट। तो अगर आप इसमें देखो तो क्या है, लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, नहीं, सिर्फ सिटीजन कोई नहीं अवेलेबल है। आप ये बताओ कोई फॉरेनर इंसान इंडिया में आकर के अपनी प्रॉपर्टी ले रहा है तो क्या उसके पास लीगल राइट नहीं है कि वो प्रॉपर्टी उसकी है। अगर कल स्टेट बोले कि हमें इस प्रॉपर्टी को खाली कराना है तो वो इंसान बोल सकता है ना कि यार मैंने भी इन्वेस्ट किया, भले मैं फॉरेनर हूं लेकिन मैंने यहाँ पे पैसे लगाए इंडिया में, ये तो मेरी प्रॉपर्टी है। तो सिर्फ सिटीजन के पास ये अधिकार कैसे होगा। अगर आप सिर्फ सिटीजन्स को अधिकार दोगे तो कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेगा ही नहीं इंडिया में। उसको लेगा कि मैं कितना भी पैसा लगा दूं इंडिया में, कल स्टेट मेरी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है। दैट इज द रीजन व्हाई इट इज अ लीगल राइट व्हिच इज अवेलेबल टू एनी पर्सन, राइट। इट इज अ लीगल राइट, यानी कि ये फॉरेनर को भी अवेलेबल है, ये सिटीजन्स को भी अवेलेबल है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, ट्राई टू सॉल्व विथ रीजनिंग, विथ लॉजिक, यू विल डेफिनेटली रीच टू द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट टू प्राइवेसी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। यूपीएससी के ना दो आर्टिकल बहुत फेवरेट है, एक तो आर्टिकल 19 और एक आर्टिकल 21। इस पे ना बार बार क्वेश्चन बनाता है। देखो क्या है, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल। आपका 2021 का प्रीलिम्स का है कि अच्छा ये बताओ कि जो प्राइवेसी है किस आर्टिकल के अंदर है। तो आर्टिकल 21 के अंदर है। लेट मी टेल दिस टू एवरीवन ऑफ यू, आर्टिकल 21 कहीं ना कहीं राइट टू लाइफ विद डिग्निटी की बात करता है। और जब भी हम राइट टू लाइफ विद डिग्निटी की बात करते हैं तो इन पर्टिकुलर केस आपको ये पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट इसको और अलग अलग डायरेक्शन से इंटरवीन करता है। यानी सुप्रीम कोर्ट बताते रहता है कि आर्टिकल 21 के अंदर में कौन कौन से राइट्स अवेलेबल हैं। कभी सुप्रीम कोर्ट बोलेगा प्राइवेसी का राइट इसके अंदर है, राइट टू स्लिप इसके अंदर है, बहुत सारे राइट्स हैं जो आर्टिकल 21 के अंदर आएंगे, ठीक है। तो इसको ना थोड़ा अच्छे से देखेंगे, राइट। So you can understand that article 21 is the correct answer. चलो आगे चलेंगे अपन। ये क्वेश्चन का आंसर आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यूपीएससी ने 2021 के प्रीलिम्स से पूछा हुआ है। अगर इस क्वेश्चन का मतलब पता है सो यू नो द आंसर। अच्छा, एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये होमवर्क प्लीज करके जाना, यहां से क्वेश्चन आता है। आर्टिकल 14, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 14 में दो ऐसे क्लॉजेस है जिसमें डिफरेंसेस होते हैं। एक है इक्वालिटी बिफोर लॉ, आप सबने सुना होगा, क्या है ये, दिस इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। और एक है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, क्या है ये है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दूसरा है आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 के अंदर भी दो डिफरेंसेस है। एक है आपके पास में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और एक है आपके पास में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये ना डिफरेंसेस को प्लीज अच्छे से देख लेना, दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट। आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में क्या डिफरेंस है। आर्टिकल 21 में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या डिफरेंस है। इफ यू नो दीज पार्टिकुलर डिफरेंसेस, अगर आप ये डिफरेंसेस को देख करके जाओगे, आई एम श्योर शॉर्ट 2025 में एक क्वेश्चन इनसे आएगा, क्योंकि ये यूपीएससी के थीम्स है। यहां से रिपीटेड टाइम्स यूपीएससी ने क्वेश्चन को पूछा हुआ है। एंड लेट मी टेल दिस टू एवरीवन ऑफ यू, जिस दिन प्रीलिम्स का एग्जाम होगा उसके अगले दिन मैं यहीं पे आऊंगा और ये क्वेश्चन आपको सामने दिखाऊंगा और ये दिखाऊंगा मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करा है। Why I am so confident? Because I have gone through previous question of the last 20 years where UPSC has repeated the theme several times in this particular topic और स्पेशली फंडामेंटल राइट एंड पार्लियामेंट जैसा चैप्टर जो यूपीएससी रिपीट करता ही करता है और हर साल क्वेश्चन पूछता है, प्लीज इग्नोर मत करना, यहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अदर देन फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को छोड़ करके विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स of Constitution of India reflect the principle and provision of Universal Declaration of Human Rights। मतलब फंडामेंटल राइट के अंदर में तो हमें ह्यूमन राइट दिखता ही है, फंडामेंटल राइट्स के अलावा हमें ये ह्यूमन राइट्स और कौन कौन से प्रोविजन में दिखाई देता है। तो आप देखो ना, प्रियम्बल में ह्यूमन राइट नहीं है क्या, वहां भी तो हम बात कर रहे हैं इक्वालिटी के बारे में, जस्टिस के बारे में, वो भी ह्यूमन राइट का पार्ट है। अब देखो डीपीएसपी, क्या हम यहाँ पे राइट्स की बात नहीं कर रहे, डीपीएसपी में हम सोशल राइट्स की बात कर रहे हैं, डीपीएसपी में हम इकोनॉमिक राइट्स की बात कर रहे हैं, राइट। फंडामेंटल ड्यूटीज, क्या यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे, यहाँ भी हम सोशल इकोनॉमिक राइट्स की बात कर रहे हैं।
फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, ये फंडामेंटल ड्यूटीज में भी हम सोशल इकोनॉमिक राइट्स की बात कर रहे हैं, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज होती है ना, राइट, ये फंडामेंटल ड्यूटीज, यहाँ पे हम पॉलिटिकल राइट्स की बात कर रहे हैं, इसको अच्छे से समझना। जब भी आप फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल राइट्स। मुझे ये अधिकार मिलना चाहिए, मेरे पास बराबर की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, मतलब मैं अपने आप को पॉलिटिकली राइट्स की बात कर रहा हूँ, मैं सशक्त करने की बात कर रहा हूँ, आई एम आस्किंग फॉर द पॉलिटिकल राइट। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि समाज में इस तरीके से कानून बनाना चाहिए कि सबका कल्याण हो, यानी कि हम सोशल इकोनॉमिक राइट्स की बात करें। जब भी हम बात करेंगे डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटी मींस यू आर टॉकिंग अबाउट सोशल इकोनॉमिक राइट्स, जब भी हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स इट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल राइट्स। तो इसका आंसर होगा ऑल दीज थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट। क्लियर ऑन दिस, यानी कि आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं जो आपका ह्यूमन राइट है वो इन तीनों में दिखाई देता हुआ नजर आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, यूपीएससी का 2020 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बताओ डिस्क्रिमिनेशन वाला जो आर्टिकल है ये किसके अंदर में आता है, आप खुद मुझे बताओ ना। आर्टिकल 17 में डिस्क्रिमिनेशन है, आर्टिकल 15 में, तो आप बोलोगे सर आर्टिकल 15 में डिस्क्रिमिनेशन है, आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी है, इसको देख करके जाना प्लीज। आर्टिकल 14 इज अबाउट राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 15 इज अबाउट कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते 5 ग्राउंड्स पे, कास्ट, रेस, कलर, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये 5 ग्राउंड एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है। आर्टिकल 16 सबके पास में इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी, तो 15 और 16 के अंदर में रिजर्वेशन दिया हुआ है। आर्टिकल 17 क्या बोलता है, अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते, किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकते आप। आर्टिकल 18 क्या कहता है, आप टाइटल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये 14 से लेके 18 ये जो 5 आर्टिकल्स है सबके सब इक्वालिटी के आर्टिकल्स है। तो अच्छे से देखना, यहाँ से बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बताओ, अनटचेबिलिटी वाला जो है किसका पार्ट है, एक्सप्लॉइटेशन का पार्ट नहीं है, फ्रीडम का पार्ट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज नहीं, ऑब्वियस सी बात है, राइट टू इक्वालिटी, ऑप्शन डी। कितना बेसिक सा क्वेश्चन है, और इसमें भी लोग गलत करके आएंगे। अब अगर ऐसे क्वेश्चन को आप गलत कर रहे हो तो आपके लिए 44 क्वेश्चन पहुंचना भी बहुत टफ हो जाएगा, जबकि 44 क्वेश्चन ही आपको चाहिए इन ऑर्डर टू क्लियर द प्रीलिम्स, राइट। बट अगर आप ऐसे क्वेश्चन को भी गलत करोगे इट मींस यू आर सिंसियरली कमिटिंग ब्लंडर। और इसके बावजूद देखो तो सारे बच्चे वीडियो खोल के बस ये देख रहे हैं हाउ टू अंडरस्टैंड एलिमिनेशन। यूपीएससी एलिमिनेशन को एलिमिनेट कर चुका, लेकिन अभी भी लोग एलिमिनेशन की वीडियो देख रहे हैं। मुझे पता है आज से 5 साल बाद भी देखेंगे, क्योंकि उन्हें कॉन्सेप्ट से ज्यादा एलिमिनेशन पे भरोसा है। बट ट्रस्ट मी, ये गलती करके मैंने बहुत साल अपने बर्बाद किए, तो शायद आप बचा लो अपने कुछ साल, आई सिंसियरली वांट दैट। अदरवाइज अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे हो, सिर्फ एलिमिनेशन देख रहे हो, तो उससे आपके भी साल बर्बाद होने वाले, दैट इज फॉर श्योर। इसलिए इन वीडियोस में मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ, एलिमिनेशन नहीं बता रहा हूँ। एलिमिनेशन आप खुद देखो, जब आप पीवाईक्यू लगाओगे कॉन्सेप्ट करके जाओ मेरे साथ, जहां से क्वेश्चन श्योर शॉट आएगा रिपीटेड थिंग्स पे, जिसको आप सही करके आना है, राइट। सो गोइंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, दैट इज दिस क्वेश्चन आर्टिकल 2019 का क्वेश्चन है प्रिसाइजली। क्या बोल रहा है कि which article of the Constitution of India safeguard one right to marry, right? राइट टू मैरी किसके अंदर में आता है? अभी मैंने आपको बोला था कि कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो हर जगह इंटरप्रेट होते हैं, किसके अंदर है बताओ? आर्टिकल 19 के अंदर में। हादिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू मैरी कहीं ना कहीं एक इंसान का चॉइस है, और ये आर्टिकल 21 के अंदर में आता है, नॉट इन आर्टिकल 19। किसके अंदर आता है? आर्टिकल 21 के अंदर। अभी मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 21 ऐसा जिसमें प्राइवेसी आता है, राइट टू स्लिप आता है, राइट टू मैरी आता है, ये सब ऐसे आर्टिकल्स है ना जो सुप्रीम कोर्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या कर रहा है? अपने जजमेंट्स के थ्रू इवॉल्व कर रहा है। देखो यहाँ पे हादिया के केस में इसने एक नया जजमेंट इवॉल्व किया है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि आर्टिकल 21 जो कहता है ना राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, एक बहुत ही ब्रॉडर राइट है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, एवरी वन ऑफ यू हैव टू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, गलत नहीं करेंगे कोई भी, ठीक है। कितना बेसिक है, देखो क्या बोल रहा है, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। हमने राइट टू प्राइवेसी को राइट टू लाइफ विद डिग्निटी के अंदर में रखा हुआ है, दैट इज आर्टिकल 21 के अंदर रखा हुआ है, 21 के अंदर में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेक्टली एंड एप्रोप्रिएटली इंप्लॉय द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा अब ये बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? आर्टिकल 14 एंड द प्रोविजन अंडर the 42nd amendment of the constitution, article 17 and directive principle of state policy, article 21 and freedom guaranteed part 3। obvious सी बात है, यही बात है ना, आपका जो right to privacy है क्या है ये? तो ये आपका आर्टिकल 21 में ही है ना, right to privacy में, राइट। ये आर्टिकल मतलब आर्टिकल 21 इज अबाउट राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ आपका राइट टू प्राइवेसी के अंदर आता है। और ये जो 21 है कौन से पार्ट में? इट इज पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो पार्ट 3 है यही तो आपका फंडामेंटल राइट है। आपका मौलिक अधिकार क्या है? आपका फंडामेंटल राइट पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको हम मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, जो कि लीगली जस्टिशिएबल है।
दीज आर सर्टेन बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग्स। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक सारे आर्टिकल्स आपके फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? तो with this we are switching to next question। चलो, इसमें बोल रहा है which of the following are regarded as main features of rule of law। रूल ऑफ लॉ याद करो, आर्टिकल 14 जहां पे हम देख रहे थे ना इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून की नजर में सब बराबर है, कानून का रूल है, ये किसके अंदर में आएगा? यूपीएससी ने 2018 में पूछा हुआ है। सबसे पहला है लिमिटेशन ऑफ पावर। कहीं ना कहीं ये बात जायज है ना, अगर आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो कर रहे हैं, सब लोग लॉ को फॉलो कर रहे हैं, तो पावर में लिमिटेशंस लगाया गया है। कोई भी अपने पावर को आर्बिट्ररी तरीके से यूज नहीं कर सकता, क्योंकि कानून की नजर में सब बराबर है, हम कानून को फॉलो कर रहे हैं, तो हर जगह पे पावर क्या है? बहुत ही कंसाइज है, तो आपको लिमिटेशन दिखाई देगा, दैट इज करेक्ट। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये भी अभी सही है। अगर रूल ऑफ लॉ है, कानून के हिसाब से चल रहा है, तो कानून ने सबको बराबरी का अधिकार दिया हुआ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, दैट इज आल्सो करेक्ट। नेक्स्ट है पीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट। अब देखो ये बात किया जा रहा है फंडामेंटल राइट को लेकर के, राइट? कि फंडामेंटल राइट में हम रूल ऑफ लॉ देखते हैं, और ये जो है पीपल रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है ना कि कुछ ड्यूटी की बात की जा रही है, लोगों की क्या जिम्मेवारी है सरकार को लेके, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो गलत होगा ही, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट्स वाला पार्ट। नेक्स्ट लिबर्टी एंड सिविल राइट, ये भी आपका रूल ऑफ लॉ के अंदर में आएगा। अगर रूल ऑफ लॉ है तो लिबर्टी मिलेगी सोसाइटी में, सबको सिविल राइट्स मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं आंसर क्या दिखाई देगा? 1, 2 एंड 4। कहीं ऑप्शन है? यस, दिस इज दैट 1, 2 एंड 4, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर किसी भी ऑप्शन में प्रॉब्लम हो रहा है, आई सिंसियरली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ये पीडीएफ में डाल दूंगा अपने चैनल पे, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स पूछा गया था, इट इज नॉट बेसिकली अबाउट द फंडामेंटल राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देखिए क्या लिखा हुआ है। 2017 में पूछा हुआ है राइट टू वोट, राइट? वोट देने का अधिकार, एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया, राइट? और किसी को इलेक्ट करने का अधिकार, ये क्या है? कहीं आपने सुना है क्या कि वोट देने का अधिकार मेरा मौलिक अधिकार है, अगर मैं वोट नहीं दे पा रहा हूं तो मेरा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है? नहीं, इट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, इट इज नॉट ए लीगल राइट, इट इज नॉट ए नेचुरल राइट, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। संवैधानिक रूप से आपको अधिकार दिया गया है कि आप जाइए और जाकर के अपना वोट दीजिए। और जब किसी भी चीज को संविधानिक कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है, इट मींस कोई ना कोई आर्टिकल पर्टिकुलरली इसको डिवोट किया गया होगा। तो आपका वोट देने का जो अधिकार है प्रिसाइजली आर्टिकल 326 के अंदर में। तो अगर आप यूपीएससी अगले बार पूछ दे कि आर्टिकल 326 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस, किसको डील करता है, तो क्या बोलोगे? वोट देने के अधिकार को डील करता है, बिकॉज यूपीएससी हैज अ हैबिट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम ऑप्शंस को रिपीट करके इट कैन डेफिनेटली आस्क पर्टिकुलर क्वेश्चंस, ठीक है? चलो, इफ वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, मूविंग अहेड, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया हुआ है? Which of the following are envisaged by the right against exploitation? बहुत ही सिंपल है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 23, आर्टिकल 24। जिन लोगों ने बेसिकली आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं ना, तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो यूपीएससी छोड़ो वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आप इसको सही करके आओगे ही आओगे, बहुत सरफेस नॉलेज क्वेश्चन है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अच्छा बताओ अनटचेबिलिटी वाला जो आर्टिकल है किसके अंदर है? ये इक्वालिटी के अंदर है, एक्सप्लॉइटेशन के अंदर है, रिलीजन के अंदर है, कल्चरल राइट्स के अंदर है। तो इससे बेसिक क्वेश्चन और क्या हो सकता है? और इसमें भी अगर आप गलती करके आ रहे हो तब तो मतलब आप कितना भी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स देख लो, यू आर नॉट गोइंग टू क्लियर द प्रॉब्लम। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सारे राइट्स को एक बार फिर से देखो, कोई भी राइट पे दिक्कत है कमेंट करो, मैं उसको रिप्लाई जरूर करूंगा, राइट? एंड ट्राई टू पर्टिकुलरली सी डिफरेंस कि आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में क्या डिफरेंस है, आर्टिकल 21 में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में क्या डिफरेंस है। अगर इसमें प्रॉब्लम हो रहा है मुझे बताना, मैं एक बार शॉर्ट्स बना करके इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? चलो, तो बोल रहा है कि ये बताइए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23-24 किसके अंदर में है? तो पहला क्या रहा है? प्रोहिबिशन ऑफ टैरिफ इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। सही बात है, आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, राइट? टैरिफ और ये ह्यूमन बीइंग वाला, दैट इज करेक्ट। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये आपका आर्टिकल 17 था, इक्वालिटी वाला ये नहीं होगा। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज का आर्टिकल 31 था। कल्चरल एजुकेशनल राइट, ये भी नहीं होगा। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, ये बात सही है, आप बच्चों को फैक्ट्रीज में नहीं भेज सकते, राइट? उनके साथ आप उनके राइट्स को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं 1 and 4 इज करेक्ट। तो क्या होगा? ऑप्शन सी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल। अगर आपने बेसिक लेवल पे भी चीजों को देखा है, यू विल डेफिनेटली रीच टू द पर्टिकुलर आंसर, ठीक है? चलो, एक ये क्वेश्चन करते हैं, क्या लिखा हुआ है? इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट एंड ड्यूटी? राइट्स और ड्यूटीज के बीच में कौन सा रिलेशनशिप बहुत सही रिलेशन है? तो अगर मैं आपसे सिंपली पूछूं कि अच्छा बताओ राइट्स और ड्यूटीज क्या है, तो आप बोलोगे सर राइट्स मतलब हम कहीं ना कहीं स्टेट से कुछ ले रहे हैं, और ड्यूटीज मतलब हम स्टेट के लिए कुछ कर रहे हैं। इट इज सिंपली लाइक ए कॉइन जिसका दो पहलू है, एक हेड है और एक टेल है।
वही है ना राइट्स एंड ड्यूटीज। आप स्टेट से कुछ अधिकार ले रहे हो, दैट इज कॉल्ड द फंडामेंटल राइट्स, एंड आप स्टेट के लिए कुछ ड्यूटीज कर रहे हो, मोरल ऑब्लिगेशन, दैट इज कॉल्ड द फंडामेंटल ड्यूटीज। सो ये आपका राइट्स एंड ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट है। नाउ कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो क्या लिखा हुआ है पहला ऑप्शन, राइट्स एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटिव, दैट इज करेक्ट। ऑब्वियस सी बात है, दोनों कोरिलेटिव है ना, एक जगह से राइट्स आप ले रहे हो तो दूसरी जगह फंडामेंटल ड्यूटीज दे रहे हो। सो बोथ आर कोरिलेटिव विद ईच अदर, बोथ आर लाइक टू डिफरेंट साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं। इतिहास उठा करके देख लो, 200 साल की गुलामी के बाद अधिकार मिला आपको, तो आपको फंडामेंटल राइट्स भर भर के दिए गए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा, राइट, जब संविधान लिखा जा रहा था। लेकिन 1970s के आसपास में जब इंदिरा गांधी की सरकार में इमरजेंसी आता है, तो पहली बार रियलाइज होता है कि सिर्फ फंडामेंटल राइट्स नहीं देने चाहिए, हमें इनसे कुछ काम भी कराना चाहिए। देयर शुड बी सम मोरल ऑब्लिगेशन ऑन दिस पीपल, क्योंकि लोग भारत का झंडा नहीं जला सकते, लोग हमारे नेशनल एंथम को कभी भी डिफेम नहीं कर सकते, उन्हें उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, इतना तो ड्यूटी होना चाहिए। तब जाके स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट बैठती है कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में, उसने फंडामेंटल ड्यूटीज को रिकमेंड किया, एंड प्रिसाइजली वी हैव अराउंड 11 फंडामेंटल ड्यूटीज व्हिच वर एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 इन पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आपको क्या पता चलेगा, ये कोरिलेटिव है। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, 2 दिन के अंदर में, मतलब अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मिडिवल इंडिया का वन शॉट कराऊंगा पूरा, उसके बाद आपका पॉलिटी भी वन शॉट कराऊंगा। पॉलिटी में फंडामेंटल राइट, ड्यूटी, प्रियम्बल, पार्लियामेंट, राइट, जुडिशरी, ये इंपॉर्टेंट थीम्स इसको कवर अप करेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी। तो आई होप यू गाइस आर स्टडीइंग वेरी वेरी वेल। चलो एक क्वेश्चन ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये कह रहा है वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ। अगर आप सोसाइटी में इक्वालिटी लेकर के आते हो, इसका मतलब आपकी सोसाइटी में क्या नहीं है, आपकी सोसाइटी में लोगों के पास में प्रिविलेजेस नहीं है। मतलब आपने सारे प्रिविलेजेस को खत्म कर दिया, तभी जाकर के आप सबको इक्वल लेकर के आ रहे हो ना। अब किसी के पास में स्पेशल प्रिविलेज है तो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट कहां से आएगा? There is no such privilege, that is the reason why there is a concept of equality, so this has to be understood, right? तो क्या होगा, ऑप्शन ये होगा। अगर आपका सच में ग्रिप है पॉलिटी में, राइट, then trust me, आंसर देखते ही विल टिक द आंसर कि क्या सही होने वाला, बट दैट लेवल ऑफ ग्रिप ऑन द कंटेंट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो एक मैं ये लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा, इसके बाद से इस पीडीएफ में और कुछ क्वेश्चंस है, राइट, मतलब हम लगभग 10 साल का क्वेश्चन करेंगे, 1-2 क्वेश्चन करके, वो क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे, क्योंकि इसके बाद मैं ऑलमोस्ट आपको दिखा चुका हूं कि यूपीएससी कौन कौन से आर्टिकल्स को बार बार रिपीट कर रहा है। ऑल्सो टेल यू द थीम, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, 2017 का प्रीलिम्स का है। पहला ऑप्शन कह रहा है राइट्स आर क्लेम्स ऑफ स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन। जो राइट है, अधिकार है, ये किसका क्लेम है, ये स्टेट का क्लेम है। मतलब स्टेट राइट मांग रहा है क्या? नहीं, फंडामेंटल राइट सिटीजंस मांग रहे हैं। स्टेट कैसे क्लेम कर सकता है? दे आर दी क्लेम्स ऑफ सिटीजंस अगेंस्ट द स्टेट। ये स्टेटमेंट उल्टा है, अब खुद देखो, राइट आर क्लेम्स ऑफ स्टेट, क्या राइट स्टेट मांग रहे हैं सिटीजंस के अगेंस्ट में? नहीं, राइट सिटीजंस मांग रहे हैं स्टेट के अगेंस्ट में। देखो कौन सा ऑप्शन होगा, राइट्स आर क्लेम्स ऑफ सिटीजंस अगेंस्ट द स्टेट, एज सिंपल एज पॉसिबल, राइट। राइट्स द प्रिविलेज ऑफ फ्यू सिटीजंस अगेंस्ट द मेनी, गलत। अधिकार का मतलब ये थोड़ी है कि आपने कुछ सिटीजंस को प्रिविलेज दे दिया और बाकियों को नहीं दिया। ये कौन सा अधिकार हुआ? दिस इज नॉट द अधिकार, दिस इज ऑब्वियसली द प्रिविलेज, ये तो प्रिविलेज हो गया। राइट्स आर प्रिविलेजेस दैट आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट, ये भी गलत है। राइट्स आर द प्रिविलेजेस इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट, नॉट एट ऑल, राइट। मतलब वो ऑप्शन देखते ही ना एक अंदर से आवाज आ जाती है कि बेवकूफ बना रहा है, इसको हटाओ। चलो ठीक है, अब देखो यहां से ना 2011 का क्वेश्चन है, एंड दिस इज हाउ आपके पास में 3-4 क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो हमने लगभग 2011 के पहले तक का जो भी क्वेश्चन आया था उसको हमने कवर अप कर लिया हुआ, 10 साल के क्वेश्चंस कवर अप कर लिए हुए। अब जो कुछ क्वेश्चन बचे, मतलब 5 से 6 क्वेश्चन बचे हुए, आई सिंसियरली वांट कि आप उसको एक बार देख लेना। लेकिन जो 10 साल का हमने एनालिसिस किया है, तो यूपीएससी कहां से क्वेश्चन पूछ रहा, सुन लो थीम, इसके बाद वीडियो बंद करना। यूपीएससी का फंडामेंटल राइट का थीम है आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, ये 3 आर्टिकल्स अच्छे से देखेंगे। अच्छा, इसके बाद से ना वो आर्टिकल 22 एंड 23 एक्सप्लॉइटेशन पे बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है, और लास्ट पूछ रहा है आर्टिकल 32 यानी कि रिट्स को लेकर के। ये कुछ इंपॉर्टेंट थीम है जहां पे यूपीएससी बार बार पूछ रहा है। आर्टिकल 14 में मैंने फिर से बता दिया, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, एंड आर्टिकल 21 में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। दैट इज ऑल इज द थीम ऑफ यूपीएससी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, राइट। अगर आपको ये वीडियो सही लगा, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and do not forget to like this particular content, because lot of energy is needed for making this particular content, like research team is already working for this particular thing. Anyways, we'll be coming up ahead with some next video, next topic of polity, लेकिन उसके पहले आपको medieval India का short वीडियो मिलेगा जिसमें पूरा medieval India को कवर अप करेंगे, right? So we are ending the session. Thank you so much everyone, God bless you all the very best for the prelims. Thank you so much.